चलो भाई जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए जूरिस्प्रूडेंस में मैंने आपको कहा था लास्ट वाली क्लास में कि हम जो स्टार्ट करेंगे ना वो बैक साइड से करेंगे। बैक साइड से कैसे करेंगे कि सोर्सेज ऑफ लॉ से हम शुरू करेंगे। ठीक है। तो अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं बच्चे। देखो सोर्सेज ऑफ लॉ, सोर्स का क्या मतलब होता है। वैसे तो आपके बेसिक जो सोर्सेज हैं जूरिस्प्रूडेंस में, लॉ के तीन बेसिक सोर्स माने गए हैं, जिसमें से एक है आपका कस्टम, लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट। ये तीन मेन सोर्सेज हैं। ठीक है। तो सोर्सेज होते क्या हैं, हालांकि इनको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वे में सोर्सेज को डिफाइन किया गया है, बट सोर्स का जो एक जनरल मीनिंग होता है, जो कि एक लेमैन लैंग्वेज में जो इसका मीनिंग होता है वो होता है ओरिजिन। ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब क्या होगा कि लॉ जो है, लॉ एक्चुअली आया कहाँ से है ना, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, मेन इसका बेस क्या है, उसको हम कहेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ। अच्छा, ये जो है सोर्सेज ऑफ लॉ, ये हमारे कई तरीके के सोर्सेज होते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर। जैसे कि आपका एक होता है मटेरियल सोर्स और दूसरा आपका होता है फॉर्मल सोर्सेज। ठीक है। अब मटेरियल सोर्सेज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। मटेरियल सोर्सेज के अंदर आपका आता है लीगल एंड हिस्टोरिकल। देखो मटेरियल सोर्सेज का क्या मतलब होता है, पहले ये समझो। सोर्स का जनरल मतलब क्या हो गया, ओरिजिन। ठीक है। अब मैं आपको कह रही हूँ कि सोर्स जो है वो दो तरीके का होता है। ठीक, एक मटेरियल और दूसरा फॉर्मल। ठीक। तो मटेरियल सोर्स जो है, मटेरियल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनसे लॉ जो है वो अपनी शेप लेता है। ठीक। जैसे कि आपका लीगल मटेरियल सोर्सेज हो गए, हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज हो गए, मतलब जहाँ से वो शेप ले रहा है। और फॉर्मल सोर्सेज कौन से होते हैं, फॉर्मल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जहाँ से कोई भी लॉ अपना फोर्स या अपनी वैलिडिटी ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया के अंदर अगर मैं फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ की बात करूं, तो फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। क्यों है, क्योंकि जितने भी लॉज हैं वो सब के सब अपनी वैलिडिटी कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ले रहे हैं। चाहे वो आपके क्रिमिनल लॉज हो, चाहे वो पर्सनल लॉज हो, चाहे कोई भी लॉ हो, सबको पावर कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रहा है। तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका फॉर्मल सोर्स। ठीक है। और मटेरियल सोर्सेस जहाँ से वो अपनी, जहाँ से मैटर ऑफ लॉ जो है ना अपनी शेप लेता है। मैटर ऑफ लॉ शेप कहाँ से लेता है, मैंने अगेन बताया आपको कि दो तरीके का होता है। लीगल सोर्सेज जो कि अथॉरिटेटिव होते हैं, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक हो गए है ना, कमेंट्रीज हो गई, लॉ रिपोर्ट्स हो गई, इनके थ्रू क्या होता है, लॉ एक शेप लेता है, एक स्ट्रक्चर लेता है। दूसरा आपका आता है हिस्टोरिकल सोर्सेज। हिस्टोरिकल सोर्सेज कौन से सोर्सेज होते हैं, जो कि अनअथॉरिटेटिव होते हैं। अनअथॉरिटेटिव कैसे हो गए, जैसे कि फॉरेन जजमेंट्स हो गए है ना, या जो भी इमिनेंट जूरिस्ट हैं उनकी जो राइटिंग हो गई, वो सब क्या हो गए, हिस्टोरिकल सोर्सेज या अनअथॉरिटेटिव सोर्सेज। समझ में आ रहा है। यस मैम। ओके। अब जो लीगल सोर्सेज हैं इनको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप होते हैं इनके, लीगल सोर्सेज के अंदर आपका आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब जो कि इनेक्टेड लॉज है ना, स्टेट के थ्रू ऑथराइज है। दूसरा प्रीसिडेंट, जो कि केस लॉज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी गाइडलाइंस दी हैं दे कंसीडर्ड एज अ प्रीसिडेंट। तीसरा कस्टमरी लॉ, जो कि कस्टम्स पे बेस्ड होते हैं, या जिसको हम कस्टम कहते हैं ना, कस्टम के थ्रू जो लॉज डिराइव होते हैं या बनते हैं।
उनको हम क्या बोलते हैं, कस्टमरी लॉज बोलते हैं। फोर्थ है कन्वेंशनल लॉ। कन्वेंशनल लॉ जो होते हैं ये एग्रीमेंट्स पर बेस्ड होते हैं। एग्रीमेंट्स पर कैसे, जैसे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं या लोकल लॉज होते हैं, वो सब कन्वेंशनल लॉज कहलाते हैं। एक बार मैं ठीक है। रिपीट कर दीजिए मैम प्लीज। हाँ, देखो सोर्सेज ऑफ लॉ जो है मेनली दे आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज मटेरियल सोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज फॉर्मल सोर्सेज। ठीक है। फॉर्मल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जहाँ से कोई भी रूल ऑफ लॉ जो है वो अपनी वैलिडिटी डिराइव करता है, अपना फोर्स या वैलिडिटी डिराइव करता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल सोर्स। मटेरियल सोर्स होते हैं अथॉरिटेटिव और अनअथॉरिटेटिव, दो तरीके के आते हैं, मतलब इसमें दो टाइप्स के आ गए मटेरियल सोर्सेज में, लीगल सोर्सेज और हिस्टोरिकल सोर्सेज। लीगल सोर्सेज आपके होते हैं अथॉरिटेटिव, जैसे टेक्स्ट बुक, कमेंट्रीज एंड लॉ रिपोर्ट्स। ठीक है, ये हो गए अथॉरिटेटिव या अथॉरिटेटिव लीगल सोर्सेज। दूसरा होता है हिस्टोरिकल सोर्सेज। हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं अनअथॉरिटेटिव। हेलो जी। मैम, ये सोर्सेज ऑफ लॉ जो है सिलेबस में है, सिलेबस में सोर्सेज है। ऑफ लॉ मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जी क्योंकि यहाँ आपके सिलेबस में है, आपको ना तीन मेन सोर्सेज पढ़ने हैं। आप अगर सिलेबस उठा के देखो तो मैडम लास्ट में आपके तीन सोर्सेज मेंशन किए गए हैं, यूनिट टाइम। लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट और कस्टम। जी जी मैम, ठीक है मैम, ठीक थैंक है यू। ना। जी हाँ, मैम। तो अब मैं आपको इसके बाद में, क्योंकि अभी सिर्फ मैं ये समझा रही हूँ कि सोर्स होते क्या हैं, ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ उसी में आपका ये तीनों के तीनों कवर होंगे। ठीक है। हाँ, तो लीगल सोर्सेज हो गए, दूसरा आपका हिस्टोरिकल सोर्सेज हो गए। अब लीगल सोर्सेज के अंदर आपके ये तीनों सोर्सेज आएंगे जो अभी मैंने आपको बताया, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम। कस्टम्स के ऊपर बेस्ड होते हैं आपके कस्टमरी लॉ और कन्वेंशनल लॉज, जो कि एग्रीमेंट्स पर बेस्ड होते हैं, जैसे ट्रीटीज हो गई, कन्वेंशंस हो गई, एटसेट्रा। ठीक है। गौरव जी अपना माइक ऑफ कर अब लो। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट ने अलग अलग सोर्सेज बताए हैं। ठीक है, ये सामंत के अकॉर्डिंग था जो मैंने आपको ये सोर्सेज बताए हैं, क्योंकि ये वाले जो सामंत के अकॉर्डिंग जो सोर्सेज है ना, ये ज़्यादा रिलायबल है, सब ने यही बताए हैं, बट उसको आगे पीछे कर दिया है, तो सामंत ने ये सोर्सेज दिए हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं, ये ज़्यादा रिलायबल है। इसके अलावा इंग्लिश लॉ के जो सोर्सेज होते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो लीगल सिस्टम है हमारा वो इंग्लिश लॉ पे बेस्ड होता है। ठीक, तो ये इंग्लिश लॉ के भी सोर्सेज है, कस्टम, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट और कन्वेंशंस। ये इंग्लिश लीगल सिस्टम के मेन चार सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, कस्टम, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट और कन्वेंशंस। हमें ये क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि हमारा लॉ भी किस पे बेस्ड है, इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है। अगर हम हिंदू जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हमारे लीगल सोर्सेज क्या है, तो हिंदू लॉ में अलग लीगल सोर्सेज हैं, जिनमें आपका धर्मशास्त्र, कमेंट्रीज, डाइजेस्ट, कस्टम और स्मृति, वेदास, ये सब कुछ आएंगे, तो वो हिंदू लॉ का अलग है। हमें यहाँ जो पढ़ना है वो इंग्लिश लॉ वाले सोर्सेज पढ़ने हैं, क्योंकि जो हमारा इंडियन लीगल सिस्टम है इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। ठीक है। अब हम आते हैं इसके पहले सोर्स पे, जो कि है हमारा कस्टम। कस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सॉरी। चलिए,
अब कस्टम जो है, कस्टम हमारा लीगल सोर्स है। कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टम को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? कस्टम एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी ऑफ हैबिट्स है, ठीक है। जो भी आपकी हैबिट्स हैं, अगर वो यूनिफॉर्म वे में फॉलो हो रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कस्टम बोलेंगे। या कंडक्ट ऑफ पीपल अंडर लाइक सर्कमस्टांसेस, कुछ एक सर्कमस्टांस अगर जो भी कंडक्ट है वो कस्टम डिफाइन करेगा इसको। अब पुरानी सोसाइटी में क्या होता था? वैसे तो इसकी कोई फुल फ्लैश डेफिनेशन है नहीं, बस इसको यही बोला जाता है कि जो कस्टम होता है इट इज़ अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ हैबिट्स। अलग अलग जो जूरिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे जो प्रोफेसर होलैंड है वो कस्टम को कैसे डिफाइन करते हैं? वो कहते हैं कि कस्टम इज जनरली कोर्स ऑफ कंडक्ट, मतलब एक तरीके से जस्ट अ कोर्स ऑफ कंडक्ट है। या सामंड इसको बोलते हैं कि कस्टम क्या है? इट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ दोज प्रिंसिपल्स which have commanded themselves to the national conscience as principles of justice and public utility। मतलब कस्टम में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि खुद के थ्रू ही कमांडेड होते हैं, है ना, और उनके अंदर पब्लिक जस्टिस और पब्लिक यूटिलिटी इंस्टेंट होती है। तो अब कस्टम जो है, कस्टम का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है लॉ के अंदर? तो देखो, अर्ली सोसाइटी में, यानी कि पुराने समय में, एंशियंट टाइम पीरियड में, जब कोई भी एक एक्यूरेट सिस्टम ऑफ लॉ मेकिंग नहीं था, एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं था लॉ बनाने का या लॉ को फॉलो करने का, तो उस समय में केवल एक ही चीज़ थी जो हर चीज़ को मैनेज करती थी, दैट वाज ओनली कस्टम। ठीक है, कस्टम ही ऐसी चीज़ थी जिसको कि हम डिस्कवर कर सकते हैं पुराने समय में भी, कि भाई कस्टम के थ्रू क्या होता था, जो सोसाइटी थी वो कंट्रोल करती थी, मतलब सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता था, कस्टम सोसाइटी को कंट्रोल करती थी। और कस्टम के बेस्ड पर ही लोगों के अपने अपने ओपिनियंस बनते थे, है ना। कस्टम्स के बेस पर ही सारी चीज़ें जो है वो मैनेज होती थी। और इवन दो ये जो ट्रेडिशन है या जो कस्टम है, यही फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होती थी, है ना, कि एक जनरेशन जो है दूसरी जनरेशन को दे के जाते थे और वो भी उसको फॉलो करते थे। अब ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जहाँ पे कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? कस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो आप खुद ही सोचो, बहुत सारे जो लॉज हैं वो हमारे लेजिस्लेटिव्स नहीं है, मतलब स्पेसिफिकली जो पर्सनल लॉज हैं दे आर द कस्टमरी लॉज, क्योंकि ये कस्टम्स पर ही बेस्ड है। जैसे हमारा हिंदू लॉ हो गया, है ना, हिंदू लॉ में जितने भी चीज़ें दी गई हैं, चाहे वो मैरिज सेरेमनीज हो, चाहे वो इवन दो डिवोर्स का भी हम कह सकते हैं, हालांकि पहले टाइम में डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, आफ्टर 1956 डिवोर्स के कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन किया गया हिंदू लॉ के अंदर, उससे पहले नहीं था डिवोर्स का कंसेप्ट। बट और जो चीज़ें हैं जैसे शादी की सेरेमनीज हो गई और अदर कंडीशंस हो गई, वो सब के सब कैसी थी हमारे हिंदू लॉ के अंदर? वो कस्टम्स पर बेस्ड थी। ठीक है, तो इसलिए हिंदू लॉ कैसा लॉ है? कस्टमरी लॉ है। सेम ऐसे ही आपका मुस्लिम लॉ है। ठीक है, तो मुस्लिम लॉ जो है वो भी आपका कस्टम से ही आया है, कुरान पे बेस्ड है, तो मतलब वो भी कस्टमरी लॉज है। पारसीज लॉ है, ज्यूइश लॉ है, तो जितने भी पर्सनल लॉज हैं ये सारे के सारे कस्टमरी लॉज हैं। बट अब प्रेजेंट टाइम में कस्टम जो है वो अपनी एफिकेसी लूज कर चुका है, अब उसकी उतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं रही है एज सोर्स ऑफ लॉ। क्यों नहीं रही है? सामंत कहते हैं कि जितनी इम्पोर्टेंस कस्टम की एंशियंट पीरियड में थी या अर्ली टाइम्स में थी,
उतनी इम्पोर्टेंस अब उसकी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअसली जो लीगल सिस्टम है वो ग्रो कर रहा है और कस्टम जो है वो अपनी वैल्यू डिमिनिश किए जा रही है। लीगल सिस्टम आगे बढ़ रहा है तो कस्टम की कोई ज़रूरत ही नहीं रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कस्टमरी नहीं होती थी, या ऐसे कस्टम्स जो कि सही नहीं होते हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि देखो जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे सोसाइटी के जो मोरल वैल्यूज हैं, सोसाइटी की जो चीजें हैं वो चेंज होती जाती हैं, है ना। समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदलती जाती हैं, तो अब चेंज होती जाती है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज होते हैं और उसी के हिसाब से कस्टम्स भी चेंज होती है। तो जो चीजें सोसाइटी में या ऐसी कस्टम्स जो कि सोसाइटी के जो पैरामीटर्स हैं राइट नाउ उनके अकॉर्डिंगली फिट नहीं बैठती हैं, उनको खत्म कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक, है ना, 3 तलाक, कस्टमरी तलाक कहते हैं हम इसको, ठीक है, मुस्लिम लॉ में दिया जाता था। तो अब के समय के अकॉर्डिंगली वो अप्रोप्रिएट नहीं था, ठीक, तो अब उसको क्या किया गया, हटा दिया गया। हालांकि वो कस्टमरी था पर फिर भी उसको मुस्लिम लॉ के अंदर से हटा दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। इवन दो उस पर पनिशमेंट भी इम्पोज कर दी गई कि अगर कोई ऐसा करता है तो ये एक पनिशेबल एक्ट होगा, ठीक है। तो कस्टम जो है कहीं ना कहीं अभी के टाइम में अपनी जो वैल्यू है वो डिग्रेड कर रहा है। हालांकि कुछ कस्टम्स ऐसी हैं जो कि फॉलो भी की जाती हैं। अब उसके बाद आता है आपका कस्टम होती कितने तरीके की हैं। तो 2 तरीके की कस्टम्स होती हैं, एक होती है लीगल कस्टम और दूसरी होती है कन्वेंशनल कस्टम, ठीक है। लीगल कस्टम के अंदर आपकी 2 तरीके की कस्टम आती है। लीगल कस्टम सबसे पहले बात करते हैं कि होती क्या है। लीगल कस्टम वो कस्टम्स होती हैं जो कि रूल ऑफ लॉ के थ्रू बाइंडिंग इफेक्ट रखती है, या मैं कहूँ कि जिनको लीगल अथॉरिटी दी गई है उनको हम लीगल कस्टम्स कहते हैं, है ना। जैसे आपका हिंदू लॉ हो गया, हिंदू लॉ के अंदर जो मैरिज सेरेमनी है, शादी की जो जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, लीगल है, लीगल कस्टम्स है, ठीक। तो ये भी अगेन 2 तरीके की होती हैं, लोकल कस्टम और लोकल कस्टम और दूसरी जनरल कस्टम, ठीक है। लोकल कस्टम जो होती है ये एक डिफाइंड लोकेलिटी पर ही प्रीवेल करती है, केवल उसी स्थान पर प्रीवेल करती है, बाकी अदर जगह पे ये प्रीवेल नहीं करती है। जैसे कि आपका कुछ जोग्राफिकल लोकल जो एरिया होता है केवल वहीं पे एप्लीकेबल होती है। जैसे कि कुछ कस्टम्स जो होती हैं तो जो जनजातियां होती हैं उन्हीं पे एप्लीकेबल होते हैं, बाकियों पे नहीं होते, उनके लिए वो लीगल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल कस्टम बोलेंगे। दूसरा आता है जनरल कस्टम। जनरल कस्टम जो होती है ये वो कस्टम होती है जिसको कि सोसाइटी के हर एक पर्सन को मानना पड़ता है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि ये जनरल होती है, हर किसी को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से कस्टम क्या हो गई, 2 तरीके की, लीगल और कन्वेंशनल। लीगल में लोकल एंड जनरल। अब कन्वेंशनल कस्टम क्या होती है, तो देखो कन्वेंशनल कस्टम्स जो होती है ना यहाँ पे इनको जो अथॉरिटी दी जाती है कन्वेंशनल कस्टम्स को वो कंडीशनल होती है, मतलब ऑन एक्सेप्टेंस एंड इनकॉर्पोरेशन इन एग्रीमेंट्स पर बेस्ड होती हैं। जैसे कि आपकी इंटरनेशनल ट्रीटीज हो गई, कन्वेंशंस हो गई, यहाँ पे एक स्टेट पार्टी एक्सेप्ट करती है, मतलब दोनों स्टेट पार्टी यदि एक्सेप्ट करती हैं और रेटिफाइड कर देती हैं तभी दोनों के ऊपर वो बाइंडिंग इफेक्ट रखेगी, अदरवाइज नहीं रखेगी, ठीक है। समझ में आया। फर्स्ट वाला बता दो आप, ये ट्रीटी बताया जो आपने। फर्स्ट वाला तो मैंने लीगल कस्टम आपको बताया, मतलब लोकल कस्टम और जनरल कस्टम। ये कन्वेंशनल वाला। हाँ, कन्वेंशनल में एक तो आपका ट्रीटीज हो गई, इंटरनेशनल ट्रीटीज, और कन्वेंशंस जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं, ओके। है ना, नाम सुना होगा, जैसे आपने इंटरनेशनल कोवेनेंट या इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, इस तरीके से करके, या इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन, ऐसे करके बहुत सारी कन्वेंशंस होती हैं ना।
तो ये जो कन्वेंशंस होती हैं ये तभी बाइंडिंग इफेक्ट रखेंगी जब दोनों स्टेट जो है वो एक्सेप्ट करेंगे उस कन्वेंशन को या ट्रीटी को। मैडम ठीक है मैडम एक जी। क्वेश्चन। हाँ जी। मैडम अभी ना उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है। हाँ तो बिल्कुल। यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक पर्टिकुलर रीजन है, वहाँ पे कुछ एसटी कम्युनिटीज हैं, जौनसारी और ये सब हैं, जी उनको जी जी। एक्सेप्शन दिया गया है हाँ ना? तो उसको हम हाँ जी। लोकल कस्टम में या जनरल कस्टम का कॉम्बिनेशन कहेंगे या सेपरेट कहेंगे, मतलब कि उसको हम कहाँ रखेंगे? इसको देखो, जो उनको एग्जाम्पशन दिया गया है ना वो लोकल कस्टम के अंदर आ जाएगा। देखो स्टेट को ऑल्दो पावर होती है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने यहाँ एप्लीकेबल कर सकता है, बट साथ ही साथ स्टेट को ये भी पावर होती है कि वो कहाँ उसको एप्लीकेबल नहीं करना चाहता है, जी जी जी। उस स्थिति के अनुसार, है ना। तो उसको हम लोकल कस्टम के अंतर्गत रखेंगे। ठीक। ठीक है जी। सॉरी। उसके बाद फिर आता है मैडम हमारा एक पॉइंट जी। और है, हाँ आपने जी। कन्वेंशन जो है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बताया है, क्या ये स्टेट टू स्टेट भी होता है नहीं, कन्वेंशन? स्टेट का जो मैं स्टेट शब्द यूज कर रही हूँ ना, अच्छा हाँ आप सेकंड सेमेस्टर में हो, आप ठीक जो है। यूज कर रहे हो वो तो नेशन को कर रहे हैं, आई एग्री विद मैं यू। नेशन को कर रही हूँ, जी जी जी। आई एग्री विद यू, मैं ये कह रहा हूँ स्टेट टू स्टेट भी हो सकता है, नहीं, इंटर स्टेट। कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं हो सकती है। अगर इंटरनेशनल वर्ड आ रहा है तो नहीं हो सकती। स्टेट टू स्टेट कन्वेंशन कैसे हो सकती है? अदर एग्रीमेंट्स हो सकते हैं बट कन्वेंशन नहीं हो सकती ऐसे। ठीक है, ठीक है। जी। अच्छा, उसके बाद आते हैं रिक्विसाइट्स ऑफ अ वैलिड लीगल कस्टम। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कस्टम को लेकर के। ठीक है, कि जो लीगल वैलिड कस्टम होती है उसके क्या क्या इसेंशियल कंडीशंस होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम एंड व्हाट आर द लीगल रिक्विसाइट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं रिक्विसाइट्स या इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी भी लीगल कस्टम के। तो सबसे पहला है रीजनेबलनेस। रीजनेबलनेस, कस्टम जो है इट मस्ट बी रीजनेबल, रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो अनरीजनेबल होगी तो फिर उसको कोर्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकता। मतलब रीजनेबल कस्टम को ही इन्फोर्स किया जा सकता है, अनरीजनेबल को नहीं कर सकता है। ठीक है, रीजनेबल का क्या मतलब होता है? रीजनेबल का मतलब होता है कि जो भी पब्लिक जस्टिस और यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हो, यानी कि जो भी पब्लिक जस्टिस के जो नोशंस हैं और यूटिलिटी है, पब्लिक यूटिलिटी है, उसको कंफर्म करती हो, उसके पैरेलल हो, उसको एक तरीके से मानती हो, है ना, उसकी कंडीशंस को फुलफिल करती हो, उसको हम रीजनेबल बोलेंगे। अनरीजनेबल जो भी सोसाइटी के पैरामीटर्स हैं यदि वो उसके अगेंस्ट जाती है, जैसे अगेंस्ट द अगर पब्लिक पॉलिसी होती है तो उसको हम अनरीजनेबल बोलेंगे। तो ऐसी कस्टम जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है उसको कोर्ट इन्फोर्स नहीं करेगा, उस कस्टम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगेन इसका एग्जाम्पल आपका ट्रिपल तलाक हो जाता है। ट्रिपल तलाक जो है वो कहीं ना कहीं अनरीजनेबल कस्टम थी, इसलिए उसको ख़त्म कर दिया गया। तो कस्टम को लीगल कस्टम के जो पहला इसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि जो कस्टम है वो रीजनेबल होनी चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है कंफर्मिटी विद स्टैट्यूट लॉ। कंफर्मिटी विद स्टैट्यूट लॉ। ठीक है, तो जो भी कस्टम है तो जो उससे रिलेटेड जो लॉज हैं उनको कंफर्म करते हुए होनी चाहिए। मतलब कोई भी कस्टम स्टैट्यूटरी लॉ के कॉन्ट्रेरी नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्शन में नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको सपोर्ट करते हुए होनी चाहिए। अगर कोई कस्टम लॉ को कॉन्फ्लिक्ट करती है, इनेक्टेड लॉ को कॉन्फ्लिक्ट करती है, तो उस कस्टम को भी लीगल कस्टम डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेंस
एज ऑफ राइट, ऑब्जर्वेंस एज ऑफ राइट, मतलब जो लीगल जो कस्टम है, ठीक है, उसको आप एज अ राइट ऑब्जर्व कर सको, मतलब ओपनली जिसको फॉलो किया जाए, ऑब्लिगेटरी फोर्स होता है उसके अंदर, और जो जनरल पब्लिक ओपिनियन होता है उसको वो सपोर्ट करती है, मतलब हर कोई एक जनरल पब्लिक उस कस्टम को सपोर्ट करती है, ठीक है। और बेटी, हाँ, ये जो कस्टम होती है ना, ये कोर्ट को खुद सेटिस्फाई करती है कि जो कस्टम है ये ऐसी कस्टम है जिसको कि ओपनली फॉलो किया जाता है, एक जनरल पब्लिक ओपिनियन जिसको प्राप्त होता है, और ऊपर के जो रिक्विजाइट्स थे, मतलब वो कस्टम रीजनेबल भी है और किसी भी लोग को कॉन्ट्रेरी नहीं है किसी भी लॉ के, तभी इसको हम वैलिड कस्टम डिक्लेयर करते हैं, कोर्ट का जो है उसको वैलिड कस्टम डिक्लेयर करता है। तो तीसरा रिक्विजाइट है कि कस्टम ऐसी होनी चाहिए जिसको कि ओपनली फॉलो किया जाए। नेक्स्ट आता है इममेमोरियल एंटिक्विटी। इममेमोरियल एंटिक्विटी मतलब कस्टम जो है ना वो इममेमोरियल होनी चाहिए। इममेमोरियल कैसे, कि इतने लंबे समय से वो कस्टम फॉलो की जा रही है कि आपको याद तक नहीं है। जैसे कि लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज का हमें कोई अतीत नहीं पता होता, बहुत लंबे समय से, सपोज अगर हम हिंदी हिंदी बोल रहे हैं तो बहुत लंबे समय से हिंदी चली आ रही है, सेम वैसे ही कस्टम जो है, कस्टम भी इममेमोरियल होनी चाहिए, ठीक है, बहुत लंबे समय से चली हुई होनी चाहिए, तभी हम उसको कस्टम की कैटेगरी में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी कस्टम जस्ट अभी आई है 1 या 2 साल पहले, कुछ ट्रेडिशंस फॉलो किए जाने लगे हैं तो उसको हम कस्टम की ट्रेडिशन में रख देंगे, कैटेगरी में रख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ट्रेडिशन जो बहुत लंबे समय से फॉलो किए जाते रहे हैं, ठीक है, उनको हम कस्टम की कैटेगरी में रखेंगे और उन्हीं को कोर्ट कस्टमरी लॉ की तरह डिक्लेयर करेगा। जैसे हिंदू लॉ में जो शादियां होती हैं, है ना, मैरिज का जो कस्टम है, उसमें जो भी सेरेमनीज होती हैं वो कब से चली आ रही है, फ्रॉम द इमेमोरियल टाइम पीरियड ना, हमको याद भी नहीं है कि कब से इस तरीके से फेरे लिए जाते रहे, कब से ऐसे सेरेमनी होती जा रही है, इसलिए उसको कस्टमरी लॉ की कैटेगरी में रख दिया गया है। यहाँ पे केस है, आता है, चाहे तो आप नोट डाउन कर लो, शुभानी वर्सेस नवाब। शुभानी वर्सेस नवाब, ठीक है, ILR 1941। इसमें कोर्ट ने कहा था कि जो कस्टम है इट मस्ट बी एंशियंट, एंशियंट होनी चाहिए। इट मस्ट बी एंशियंट। उसके बाद नेक्स्ट इसका एलिमेंट है पीसीएबल एंजॉयमेंट। पीसेबल एंजॉयमेंट मतलब कस्टम जो है इसको आप पीसफुली एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, शांतिपूर्ण जो है इसको एंजॉय किया जाता रहा हो फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और इस कस्टम को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट नहीं आया हो कोर्ट में, आराम से शांतिपूर्ण तरीके से इसको माना जाता रहा हो। नेक्स्ट है सर्टेनिटी। कस्टम जो है वो सर्टेन होनी चाहिए, इट मस्ट बी सर्टेन, कोई भी वेग या इनडेफिनिट कस्टम नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें संदेह नहीं होना चाहिए कस्टम के अंदर कुछ भी, या अनिश्चित नहीं होनी चाहिए बल्कि सर्टेन होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कस्टम को फॉलो करने में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये जो पर्टिकुलर कस्टम है
ये कॉन्फ्लिक्शन में नहीं आनी चाहिए अदर कस्टम्स के को लेकर के। देखो कंसिस्टेंसी जरूरी है कस्टम में। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी। ये जो कस्टम है ये कंटिन्यूअसली फ्रॉम टाइम इमेमोरियल एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने इसको फॉलो कर लिया 10 दिन बाद नहीं करेंगे, फिर 1-2 साल बाद मान ली कस्टम है, फिर 1-2 साल बाद छोड़ दिया। नहीं, जो भी आपके ट्रेडिशंस है, जो भी आपकी कस्टम है, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए और कंटिन्यूअसली आप उसको फॉलो करें। कंटिन्यूअसली एग्जिस्टेंस में वो होनी चाहिए, तभी उसको कस्टमरी लॉ की कैटेगरी में रखा जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं और बाद में बीच में बंद कर दो और उसको रिकंटिन्यू करो, फिर वो कस्टम नहीं मानी जाएगी। उसके बाद आता है आपका थ्योरीज ऑफ कस्टमरी लॉ। थ्योरीज ऑफ कस्टमरी लॉ। मैम इसमें ये रिक्विजिशंस जी। में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? ये आपका आई थिंक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कस्टम को लेकर के। थैंक यू ठीक मैडम। है जी। इसमें आपको पहले तो वही कस्टम को डिफाइन करना है, उसके बाद रिक्विजिशंस डिफाइन करने हैं, फिर थ्योरीज आप दो। अगर 20 मार्क्स में आता है तो पूरा डिटेल में लिखोगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ये 10 मार्क्स में ही आता है, या वेरी शॉर्ट में कई बार पूछ लेते हैं। वेरी शॉर्ट में पूछेंगे तो सिर्फ आपको पॉइंट्स देने और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है। जी मैम अच्छा, ठीक है। अब आया आपका थ्योरीज ऑफ कस्टमरी लॉ। There are two types of theories. First one is historical theory and the second is analytical theory. देखो वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि जजेस ने दी हैं रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कस्टम इनटू लॉ, लेकिन ये जो दो थ्योरीज है ये मेन थ्योरीज हैं जो कि कस्टम को लेकर के हैं कि कस्टम किस तरीके से लॉ के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है। तो इसमें पहली थ्योरी आती है आपकी हिस्टोरिकल थ्योरी। हिस्टोरिकल थ्योरी अगेन हिस्टोरिकल लॉ से हिस्टोरिकल स्कूल से कनेक्टेड है। इसके जो मेन एक्सपोनेंट है हिस्टोरिकल थ्योरी के वो है सेवनी, पुचता, ब्लैकस्टोन एंड हेनरीमैन। सेवनी, पुचता, ब्लैकस्टोन एंड हेनरीमैन। ठीक है। अब देखो ये थ्योरी क्या कहती है, हिस्टोरिकल थ्योरी ये कहती है कि लॉ जो है ना, लॉ एग्जिस्टेंस में आया कैसे। लॉ एग्जिस्टेंस में आता है क्योंकि जो कॉमन कॉन्शियसनेस होती है लोगों की वो, और जो कस्टमरी ऑब्जर्वेंस होते हैं उनके थ्रू लॉ एग्जिस्टेंस में आता है। मतलब ये है कि जो कस्टम है, कस्टम जो होती है वो प्राइमरी सोर्स होती है। ठीक है, जिससे कि जितने भी लॉज होते हैं वो सब के सब अपनी लीगल एफिकेसी डिराइव करते हैं या अथॉरिटी डिराइव करते हैं। यानी कि कस्टम जो है, कस्टम को इन्होंने फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ माना है। अभी हम क्या पढ़ के आ रहे थे कि जो कस्टम होती है वो लीगल मटेरियल सोर्स के अंदर हम पढ़ के आ रहे थे ना, कि लीगल मटेरियल सोर्स के अंदर आती है, लेकिन हिस्टोरिकल थ्योरी के जो एक्सपोनेंट है वो कस्टम को फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं।
क्यों मानते हैं? क्योंकि जितने भी लॉज हैं वो यहीं से अपनी जो पावर है वो डिराइव करते हैं। इवन दो जो हेनरी मैन है ना, वो भी कस्टम को फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं। ये कहते हैं कि बाकी सारी चीजें बाद में है, सबसे पहले कस्टम है। यानी कस्टम पोस्टीरियर टू जुडिशियल डिसीजन, जुडिशियल डिसीजन से भी पहले कस्टम आ जाती है। कस्टम को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इस थ्योरी के जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, वो कस्टम को फाउंडेशन मानते हैं, है ना, फाउंडेशन ऑफ लॉ मानते हैं। यानी लॉ एग्जिस्ट करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो कस्टम पे बेस्ड होता है, कस्टम से ही वो अपनी वैलिडिटी डिराइव करता है। तो इसके एक्सपोनेंट क्या कहते हैं कि कस्टम जो है वही सोर्स ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ है। उसके बाद नेक्स्ट आती है एनालिटिकल थ्योरी। एनालिटिकल थ्योरी के जो मेन एक्सपोनेंट है वो है ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन जो है, ऑस्टिन ये कहते हैं कि कस्टम जो बाइंडिंग फोर्स है वो स्वयं से नहीं लेता, मतलब उसका बाइंडिंग इफेक्ट खुद नहीं होता है, बल्कि स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करता है। इट मीन्स कि कस्टम जो है वो अपने आप में कुछ नहीं है, यदि स्टेट उसको रिकॉग्निशन ना दे तो कस्टम की कोई अपनी वैलिडिटी नहीं होती है। कस्टम बाइंडिंग इफेक्ट रखता है तब जब स्टेट उसको रिकॉग्नाइज कर देता है। स्टेट रिकॉग्नाइज कैसे करता है? कि जब वो कस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई लॉ बना देता है तब उसको स्टेट रिकॉग्नाइज करता है ना। ऐसी तो रिकॉग्निशन मिलती है कि कोई भी अगर स्टैट्यूट उससे रिलेटेड बन रहा है तो मतलब स्टेट ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है। और अगर कस्टम को स्टेट रिकॉग्नाइज ना करे तो उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ऑस्टिन कहते हैं कि जो कस्टम है उसकी केवल परसुएसिव वैल्यू है और कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस होती हैं उनको सबसे पहले कोर्ट के सामने रिकॉग्नाइज किया जाता है लॉ बनाने से पहले। अगर कोर्ट उनको वैलिड डिक्लेयर कर देता है, कोर्ट को लगता है कि नहीं ये सही है, उसके बाद वो जो कस्टम है उसको लॉ की शेप दे दी जाती है। ये हमारा एनालिटिकल थ्योरी के जो एक्सपोनेंट है वो कहते हैं, ये कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है? तो देखो, कस्टम जो है पुराने समय में अकेला सोर्स ऑफ लॉ था। कस्टम के अलावा लॉ का कोई और सोर्स अर्ली टाइम पीरियड में नहीं था। इसलिए इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जो डेवलपमेंट हुआ है लॉ का वो कस्टम के थ्रू हुआ है। और कस्टम की जो इम्पोर्टेंस है वो पुराने समय से एग्जिस्ट करती है। और कस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉ। लेकिन अब के समय में, ठीक है, जो वैलिड कस्टम्स थी या जो रीजनेबल कस्टम्स थी उनको लॉ की शेप दी जा चुकी है। ठीक है, स्टैट्यूट के थ्रू उनको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। उसके बाद अब उनको तो रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो कस्टम है वो अपनी इम्पोर्टेंस खो रहा है। ठीक है, तो कस्टम जो है कस्टमरी लॉज जितने भी बनने थे वो बन चुके हैं। अब उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी के पीरियड में कस्टम्स की नहीं रही है लॉ बनाने में। अब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लॉ मेकिंग सोर्सेज की, उनकी है लेजिस्लेशन की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और प्रीसीडेंट की है। कस्टम अपनी इम्पोर्टेंस अभी के टाइम में धीरे धीरे खोता जा रहा है। ठीक है, बट पहले इसकी इम्पोर्टेंस थी। इवन दो सामन ने ये भी कहा है कस्टम को लेकर कि कस्टम इज टू सोसाइटी व्हाट
लॉ इज टू द स्टेट, यानी सोसाइटी के लिए कस्टम वही स्थान रखता है जो कि स्टेट लॉ के लिए स्टेट रखता है। ठीक है, तो उसकी थी वैल्यू जो थी वो थी। अब अगर और इसकी वैल्यू को हम देखना चाहें तो जितने भी लॉज हैं विच आर रिलेटेड टू सक्सेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, प्रॉपर्टी लॉज हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वो सब के सब इवोल्व हुए हैं कस्टमरी रूल्स से। और जो भी पर्सनल लॉज हैं हिंदूज के, वो भी सब कस्टम से ही आए हैं, इसलिए कस्टम एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए।